सर क्या सैफ को लगे जो जख्म थे उसकी जो चर्चा हो रही थी उससे वो कम गहरे जख्म थे? देखिए, इनके सैफ की बॉडी में जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 5 जगह चोटें आई थी, जिसमें कि 3 चोटें हल्की थीं यानी कि कम गहरी थीं और 2 चोटें गहरी थीं। अगर हम उनका पूरा विश्लेषण करें तो सबसे पहले जो लेफ़्ट रिस्ट पर है ये लंबी चोट थी, 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास थी। इसके अलावा जो कोहनी थी लेफ़्ट साइड की उसमें एब्रेजन यानी कि उछिल गई थी, ये सबसे कम वाली चोट थी, मतलब कम सीरियस थी। और लेफ़्ट साइड के बैक में 0.5 टू 1 सेंटीमीटर के आसपास का एक छोटा सा वुंड था। तो लेफ़्ट साइड में कोई इतनी खतरनाक इंजरी नहीं हुई थी रिस्ट, एल्बो या बैक में। अब राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में एक गर्दन पे करीब करीब 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा कट मार्क था, लेसरेटेड वुंड था, और एक बैक पे करीब 5 सेंटीमीटर की इंजरी हुई थी। तो ये उस रिपोर्ट के हिसाब से ये 5 जगह पे चोटें थी, जिसमें एक एब्रेजन था, 4 लेसरेटेड वुंड थे। जो अपने सवाल हैं कि 4 से 5 दिन के बाद जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बाहर निकले तो अच्छे खासे चल रहे थे, एनर्जेटिक थे, कैसे चल पा रहे थे? तो 2-3-4 भ्रांतियां हैं जिसको मेडिकली हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे एजम्पशंस हैं क्योंकि असली स्टोरी जो वुंड की डेप्थ है वो अभी नहीं मालूम, ये लेंथ है जो रिपोर्ट में लिखी हुई। लंबे, इतने लंबे घाव हुए थे, कितने गहरे थे वो नहीं है, लेकिन जो एजम्पशंस हैं, जो इतनी सारी स्टोरियाँ हम लोगों ने सुनी, उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाले जो वुंड थे वो कम खतरनाक थे या हल्के वुंड थे, लेकिन जो राइट साइड वाले वुंड थे वो खतरनाक थे। और ख़ासकर जो बैक में, राइट साइड की जो बैक में जिसमें राइट शोल्डर लिखा हुआ है, शायद वहीं पर जो वो चाकू की इंजरी हुई थी वो अंदर टूट के चाकू रह गया था। अब जो डॉक्टरों ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि स्पाइनल फ्लूइड उसका लीकेज हो रहा था। तो लीकेज होने का मतलब ये है कि जो चाकू की नोक थी वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर चुकी थी। अगर उसको टच नहीं करती तो वो लीकेज नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होती है, ड्यूरा मैटर के ठीक अंदर एक स्पेस होता है जिसमें वो फ्लूइड भरा होता है। तो जब तक ड्यूरा मैटर रप्चर नहीं होगा वो CSF फ्लूइड लीक नहीं होगा। और ड्यूरा मैटर के अंदर 2 और पतली लेयर होती हैं जिसके अंदर वो सारी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को वो चाकू या जो भी ऑब्जेक्ट था वो टच कर चुका था। ये ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने जो अपडेट दिया था अगर CSF लीकेज हुआ है तो CSF लीकेज होना अपने आप में एक सीरियस बात है। जो बता रहे थे कि 1 से 2 मिलीमीटर और अगर अंदर जाता तो वो कट जाता। तो क्या होता है कि जो सर्वाइकल स्पाइन है और ये थोरेसिक स्पाइन है, इसी के बीच में कहीं पर वो इंजरी हुई। लेबल क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन जिस जगह पे इंजरी होती है उसके नीचे का पूरा हिस्सा, अगर छोटी इंजरी होती है, कुछ उसके फाइबर्स कटते हैं तो पैरालिसिस होती है, पार्शियली उसमें लॉसेज होते हैं। लेकिन अगर स्पाइनल नर्व पूरी तरह से कट जाए तो आप ये समझ लीजिए शरीर का नीचे का हिस्सा कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगा, वो भी परमानेंटली। उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक तरह की। तो अगर ड्यूरा मैटर तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा तो आप ये मान लीजिए कि बाल बाल बचे। थोड़ा सा और अगर अंदर चला जाता तो और स्पाइनल कार्ड अगर वो कट जाती तो ये परमानेंट इंजरी होने के पूरे चांसेस थे उसमें। अब वो जो रिपेयर हुआ, CSF का रिपेयर हुआ, यानी कि जो लीकेज था वो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं। मल्टीपल जो इंजरीज हुई थी उसमें सूचरिंग की गई और कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूचरिंग की गई। तो इन सबको अगर एक साथ देखा जाए इसमें ही 5 से 6 घंटे लगे हैं। तो 5 से 6 घंटे ऐसा नहीं कि कोई मेजर जो सर्जरी होती हैं जिनमें टाइम लगता है। एक तो मल्टीपल वुंड थे तो एक ही साथ 5-6 डॉक्टर नहीं सब जगह लग रहे होंगे, एक एक करके उन्होंने सूचरिंग करी है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हुई है। और वो जो स्पेशलाइज सर्जरी स्पाइन की हुई है जहाँ पे वो लीकेज था उसको रोकने की, उसमें टाइम हुआ। तो ये 5 से 6 घंटे एवरेज टाइम इसमें लगा है। और जैसा हमने बताया कि ये सुपरफिशियल वुंड तो लेफ़्ट साइड वाले थे, लेकिन राइट साइड में जो अंदर घुसा था ये डीप वुंड था और यही सबसे खतरनाक था। दूसरा सबसे बड़ा खतरा था वो नेक की इंजरी हुई। आपने देखा भी होगा फोटो में एक पट्टी सी लगी हुई है गर्दन पे। शरीर में सबसे कमज़ोर पार्ट अगर देखा जाए तो एक सर्वाइकल जोन यानी कि नेक का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वाइटल पार्ट्स हैं जो नेक में जाते हैं। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट जो होल्ड करती हैं बॉडी को। और स्पाइन तो है ही, इस वर्टिब्रल कॉलम तो है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है।
तो अगर ये आर्टरी कहीं रप्चर हो जाती, कट जाती, तो ये जो ब्रेन की सप्लाई थी उसमें डैमेज हो जाता। बहुत सारी नर्व्स आती हैं आसपास के एरिया को सप्लाई करने की। तो ये जो इंजरी थी शायद ये सुपरफिशियल रही थी, जो डीप नहीं थी, क्योंकि अगर ये डीप जाती तो फूड पाइप, सांस की नली सब इसी के आसपास ही होते हैं, तो बड़ा वाइटल हिस्सा है। तो ये इंजरी एक अजम्पशन किया जा सकता है कि ये सुपरफिशियल कट रहा होगा, डीप नहीं गया, क्योंकि इससे अगर डीप जाता तो ये काफ़ी डैमेज कर देता। लेकिन वो जो बैक पे इंजरी हुई है, जिसको राइट शोल्डर हम लोग बोल रहे हैं, उसी जगह पे वो डीप पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ है जो अंदर गया है और जो स्पाइन तक टच करके रुक गया। तो कुल मिला के ये मिक्स टाइप का केस था कि एक दो वुंड इनके सीरियस नेचर के थे और बचे हुए 3 वुंड थे वो हल्के वुंड थे। सर क्या सैफ को लगे जख्म सिर्फ स्किन तक सीमित थे या वो मसल या नर्व तक पहुंचे थे? दोनों तरीके की इंजरी हुई थी। कुछ जो वुंड थे, जैसे एब्रेजन था जो लेफ़्ट एल्बो पे हुआ था कोहनी पर, वो स्किन तक ही था, स्किन छिल गई थी। लेफ़्ट रिस्ट में डीप वुंड था, मसल्स में इंजरी हुई थी। लेफ़्ट साइड की बैक में छोटी सी इंजरी हुई थी, हो सकता है वो स्किन तक ही रही हो। लेकिन जो राइट साइड के वुंड थे, खासकर जो राइट शोल्डर पे था, वो एक डीप वुंड था पेनिट्रेटिंग, जो कि स्पाइन तक पहुंचा था। तो दोनों तरीके के वुंड थे, सुपरफिशियल भी थे, डीप भी थे। सुपरफिशियल लेसरेशन इंजरी क्या होता है? क्या इसी तरह के जख्म लगने की वजह से सैफ की जान बच गई? देखिए, सुपरफिशियल माने कि ऊपर की जो स्किन है वो कटे और उसके नीचे की जो मसल्स हैं या दूसरे वाइटल पार्ट्स हैं उनको अगर कोई ट्रॉमा ना पहुंचे तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल, सतही चोट लगी। लेकिन अगर डीप इंजरी होती तो उसमें मसल ट्रॉमा हो सकता है, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और जो नर्व्स हैं या दूसरे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वहाँ तक पहुँच जाए उनको भी चोट पहुँच सकती है, वो डीप इंजरी में होती है। तो ये सुपरफिशियल माने कि ऊपर केवल स्किन को चोट आई। और जो लेसरेटेड वुंड है, एक्चुअली ये ब्लंट ट्रॉमा बोलते हैं इसको। कभी कभी मारपीट में लग जाता है या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट किसी के मार दिया तो स्किन फट गई, तो रप्चर ऑफ स्किन जो होती है, जो जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको लेसरेशन बोलते हैं। और जो चाकू से शार्प इंजरी स्किन कट होती है उसको इंसिजन बोलते हैं। तो लेसरेशन में जब ये, लेकिन चाकू से भी लेसरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो। वो जिग जैग होता है, इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं, तो लेसरेटेड वुंड कहलाता है वो। सर अगर जख्म गहरे नहीं थे तो, क्योंकि सवाल भी लगातार उठ रहे थे कि 5 दिन अस्पताल में क्यों रखा गया था? वो जो 3 वुंड थे राइट लेफ़्ट साइड वाले, उनको हम हल्का वुंड मान सकते हैं कि वो गहरे नहीं थे। लेकिन जो राइट साइड वाला नेक और इसके अलावा जो बैक में स्पाइन तक गया था वो गहरा वुंड था। उसके ऑब्जर्वेशन में 4 से 5 दिन लगते हैं। उसमें हम लोगों ने ज़रूर, इन डॉक्टर्स ने बाद में इन्वेस्टिगेशन एमआरआई या दूसरी टेक्निक से देखा होगा कि वो लीकेज बंद हुआ कि नहीं। अगर वो लीकेज बंद हो गया तो ठीक है, अगर बंद नहीं हुआ तो उसको फिर से रिपेयर करने की कोशिश होती। तो इनके केस में एजम्पशन ये है कि लीकेज बंद हो गया होगा। जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियरेंस मिल गया, जिसके कारण इन्होंने 2, 3, 4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और जब सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर दिया कि रेस्ट ऑफ द रिकवरी घर में होती है। क्या ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ होगा, वरना सैफ खुद चल के अस्पताल से कैसे जाते अस्पताल में? ठीक है, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इतनी इंजरीज हुई थी, एक तो लेसरेटेड वुंड था कि अगर सीधा चाकू से काटा जाता है तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, लेसरेटेड में रिलेटिवली ब्लड लॉस कम होता है, ब्लड ट्रॉमा होता है। लेकिन अगर ब्लड लॉस हो भी रहा होगा तो हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि इनके घर में उस समय मेडिकल केयर अवेलेबल थी, यानी कि 2 या 3 नर्सेज जो थीं वो इनके घर में उसी समय मौजूद थी, जिन्होंने कन्फ्रंटेशन भी किया था। तो नर्सों को इतनी जानकारी तो होती है कि ब्लड लॉस को कैसे रोका जाए। अगर आप सिर्फ एक कॉम्प्रेशन कर दें, जो भी घाव है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको थोड़ी देर दबा के रखें तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा विचार ये है कि इन नर्सों ने इनिशियल हेल्प की होगी उनकी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए, तो ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हो पाया और वो ब्लड वहाँ पे रुक गया। उसके बाद फिर ये लोग लेके हॉस्पिटल गए। लीला जी, अस्पताल की रिपोर्ट में जिन 5 जख्मों का जिक्र है उनमें कितने गहरे कहे जा सकते हैं? वो जैसा कि मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड के जो वुंड थे रिस्ट में, एल्बो में और बैक में, ये हल्के वाले थे, इनका साइज़ भी छोटा था। लेकिन राइट साइड में जो पीछे पीठ पर हुआ है वो सबसे गहरा था, जो कि स्पाइन तक पहुंचा, ऐसी संभावना है। और राइट साइड का जो नेक वाला है ये भी एक गहरा हो सकता है। तो ये 2 राइट साइड वाले गहरे थे और लेफ़्ट साइड वाले हल्के वुंड थे।
क्या रीढ़ की हड्डी के नजदीक पहुंचा चाकू भी ज्यादा घातक जख्म नहीं दिया? ये संयोग की बात थी। अगर उन डॉक्टरों का बयान उसकी एनालिसिस करें तो ये स्पाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बस उसको टच करके रुक गया। अगर उससे थोड़ा भी आगे बढ़ता तो स्पाइनल कॉर्ड को कट कर सकता था, पार्शियली या कम्प्लीटली। पार्शियली कट करता तो उस छोटे से हिस्से में कहीं डेफिशिएंसी होती, कम्प्लीटली कट हो जाता अगर उस हिस्से में तो उस जोन के नीचे बॉडी का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता पूरी तरह से। तो ये अच्छी बात रही कि स्पाइन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को वो चाकू टच करके रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। इसी कारण से इनको कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई, तो ये बच गए। लक बहुत अच्छा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।